हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार बताए थे और हम लास्ट क्लास के अंदर तीन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके थे। पहली टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन थी एडिशन, यानी कि हम इनको बोलते हैं एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो दूसरे टाइप की हमने पढ़ी थी डिसोसिएशन, यानी कि अपघटन, ठीक है। और तीसरे टाइप की हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। और विस्थापन में हमने आपको दो प्रकार का बताया था, डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार का बताया था, दो टाइप का बताया था, एक तो मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थे रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के टाइप हैं। बस हमें ये पहचानना होता है कि यहाँ पर रेडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। नॉर्मल रिएक्शन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि संयोजन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, अपघटन रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन रेडॉक्स होती हैं तो वो रेडॉक्स का टाइप बन जाएगी, ठीक है। आज हम बिल्कुल अलग एक नई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक नया टाइप पढ़ रहे हैं रेडॉक्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है असमानुपातन या विसमानुपातन भी बोल सकते हैं इसको, असमानुपातन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। तो असमानुपातन रिएक्शन होती क्या है, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो इन दीज रिएक्शन, इन अभिक्रियाओं के अंदर one of the reacting substance always contain one element that can exist in at least 3 oxidation state। यानी कि इन अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारी पदार्थ होता है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, उनमें कोई एक एलिमेंट, कोई तत्व ऐसा होता है जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, ठीक है। वापस सुनेंगे कि ये वे सभी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई क्रियाकारी तत्व, वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें कोई क्रियाकारी तत्व उसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में? 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, ठीक है। तो इन दीज रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस की, एक रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट, जिसमें हमेशा एक एलिमेंट ऐसा होगा that can exist in at least, कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनमें एक तत्व कम से कम अपनी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब देखो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सुनेंगे हम क्या होती हैं। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, वो एलिमेंट जो रिएक्टिंग सब्सटेंस की फॉर्म में रहता है, इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की, मध्यवर्ती, है ना। यानी कि जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर एक ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी और एक लो होगी, एक तो हायर होगी और एक लोअर होगी, उसकी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिएक्टिंग सब्सटेंस में रहती है। तो द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हायर और लोअर का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो रिएक्टिंग सब्सटेंस में रहता है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक हायर होगी और एक लोअर होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये भी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। वापस सुनिए, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट बनते हैं उनमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, एक की लो होगी, जो बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी और लोअर होगी, और उनके बीच की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपके कहां पर होगी? रिएक्टिंग सब्सटेंस में होगी। तो टोटल 3 हो गई, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी कि क्रियाकारी पदार्थ की होगी, हायर और लोअर प्रोडक्ट की होगी। अब हिंदी में सुनेंगे इसको ताकि और समझ में आ जाए। वापस समझाता हूं मैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई क्रियाकारी पदार्थ अपनी उच्चतम
और निम्नतम, ठीक है, जिनमें कोई क्रियाकारी पदार्थ अपनी उच्चतम और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, अपनी उच्चतम एवं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तथा अभिक्रिया के पश्चात उसी का, यानी कि क्रियाकारी पदार्थ का अभिक्रिया के पश्चात उसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात उसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एक वर्ड में और एक शॉर्ट सेंटेंस में इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, ठीक है, यानी कि एक ही पदार्थ, एक ही तत्व, एक ही परमाणु, अणु या आयन ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि इन ए डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एन एलिमेंट इन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग फेज, यानी कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज फेज में भी होता है और रिड्यूसिंग फेज में भी होता है, ठीक है। या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स डिस्प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। वापस सुनेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है तथा अपचयन होता है, ठीक है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, एक ही तत्व का, सेम तत्व का, सेम एलिमेंट का, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? असमानुपातन, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, तो यहां पर अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, बुक के एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हम इन एग्जाम्पलों से इसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। वापस सुनिए, इसमें क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? इन दीज रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, की कोई एक रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, उसमें ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट, उसमें हमेशा एक ऐसा एलिमेंट होगा दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपनी एटलीस्ट कम से कम 3 ऑक्सीडेशन अवस्था में होता है। 3 का मतलब एक तो इंटरमीडिएट, एक हायर और एक लोअर, ठीक है। इंटरमीडिएट तो होती है रिएक्टेंट की, हायर और लोअर होते हैं प्रोडक्ट की, अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको समझते हैं। H2O2, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया का ये महत्वपूर्ण एग्जांपल है, ठीक है। इसको गौर से देखेंगे, बिल्कुल आराम समझा रहा हूं। H2O2 में हम जानते हैं पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेटमेंट में भी लिखवाया था, रूल्स में भी लिखवाया था। और हाइड्रोजन का तो हम जानते ही हैं, हमेशा +1 होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। H2O के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कितना होता है? -2। और हाइड्रोजन का होता है +1। ओके, इधर आ जाओ फिर से। ऑक्सीजन में O2 का होता है 0। O2 में ऑक्सीजन का होता है 0। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको पता लग गया होगा, हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। रिएक्टिंग सब्सटेंस में से देखो, इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये रहा रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट, ये रहा वो एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1, -2 और 0, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट, अब ये जो -1 है ये -2 और 0 का इंटरमीडिएट है। देख सकते हैं हम सब जानते हैं। देखिए क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता, उसके बाद -1 और उसके बाद -2। तो 0 क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। सॉरी, -1 क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। इधर जाओगे हायर, ठीक है, और इधर जाओगे लोअर, ठीक है। और -1 क्या है? इंटरमीडिएट है। तो देखिए डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्रोपोर्शन
असमानुपातन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। क्लियरली विजिबल है, क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक ही सब्सटेंस है, ऑक्सीजन -2 में भी जा रहा है, ये रहा, ठीक है, ऑक्सीजन 0 में भी जा रहा है, -1 से -2 ये घट रहा है, तो यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन, अपचयन, -1 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? असमानुपातन, यानी कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ओके, तो ये H2O2 की डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, सबको नजर आ रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स है। और रेडॉक्स भी एक ही तत्व का हो रहा है, एक ही एलिमेंट का हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्शन या असमानुपातन। इज द क्लियर? तो यहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए H2O2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए ये अपचायक की तरह भी काम करेगा। तो H2O2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों तरह का व्यवहार दर्शाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद आपके नोटबुक, आपके जो बुक है उसका भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। बुक के चारों एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एक बुक का एनसीईआरटी के एग्जांपल है ये, और एनसीईआरटी के एग्जांपल कंपटीशन एग्जाम में एज इट इज आते हैं, इसलिए बच्चों में ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है जस्टिफाई कीजिए। देखो कई एग्जांपल ऐसे जिनमें वो जस्टिफाई करवाता है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है अपना। जैसे अब मैं कहूँ कि H2O2 बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्या रीजन है, क्या कारण है, तो आपको इस रिएक्शन को लिख के ये समझाना है कि O2 अपनी -1 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, और H2O2 -1 से 0 में भी जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट H2O2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को के आंसर को जस्टिफाई करना भी आना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देते हैं, नीचे थ्योरी लिखते हैं पूरी। तो P4 + 3OH - 3H2O PS3 3H2 PO2 - ये एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का। इसमें चेक करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। P4 अगर आप गौर से देखो तो P4 एक फास्फोरस है, ओनली फास्फोरस है और कुछ भी नहीं है, फ्री स्टेट में है। फास्फोरस 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 फास्फोरस, सारे फास्फोरस से जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओनली P4 है। तो मैं कह सकता हूं इस P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। एक बात बच्चों हमेशा याद रखो, जब कोई तत्व या कोई एलिमेंट खुद से ही जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं जुड़ रहे उससे, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। इसमें P4 में फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और कोई दूसरा नहीं है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसी तरह यहाँ O2 में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, O2 P4 सेम टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। अब आ जाओ, इन सब का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें फास्फोरस की बात करनी है। इधर आ जाओ, फास्फोरस PH3 बना रहा है, H2PO2 माइनस बना रहा है। आगे जो नंबर दिए होते हैं ये बैलेंस करने के लिए दिए होते हैं इक्वेशन को, इनसे ऑक्सीडेशन नंबर का कोई लेना देना नहीं होता। PH3 के अंदर बात करते हैं, फास्फोरस, इसको फॉस्फीन भी बोलते हैं ना PH3 को। तो चलिए PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। PH3 के अंदर मैं निकालना सिखाता हूँ। PH3 हम जानते हैं P का X, H का +1 होता है, तो 3 के लिए +3 हो जाएगा, बराबर में 0 आएगा, तो X = -3। बोलो यस और नो। तो आपके पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3। अब हम बात करते हैं H2PO2 की। H2PO2 इसमें फास्फोरस का निकालना है, तो H2
हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 है हमारे पास तो +2 हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस का मुझे पता नहीं है, x मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो -2 × 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद बराबर, बराबर में क्या लगाएंगे, देखो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, -1, ठीक है। अब बराबर में 0 नहीं लगेगा, मैंने आपको बता दिया कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके इक्वल लिखना है आपको, ठीक है। वहां चार्ज 0 था इसलिए 0 लिखा, या चार्ज -1 है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो x - 2, 4 में से 2 गए तो -2 बच जाएगा, बराबर -1, x -1 +2 हो जाएगा, तो x +1। तो यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है बच्चों वो आया है +1। तो अब आप गौर से देखो, हमारे पास था 0, फिर इससे बना -3 और +1। चलिए बोर्ड पे देखेंगे, 0 से -3 जा रहा है, 0 से -3, हम सब जानते हैं 0 बड़ा होता है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। तो 0 से -3 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसे बोलेंगे रिडक्शन, अपचयन। 0 से +1 जा रहा है फॉस्फोरस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो बच्चों एक बात तो समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता भी है, जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, फास्फोरस का असमानुपातन हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये अगला एग्जांपल भी हमारा असमानुपातन का एग्जांपल है। इधर आ जाओ, यहाँ बात करते हैं अगले एग्जांपल में। अच्छा, इसको भी अगर आप गौर से देखो बच्चों, इसको भी अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें फास्फोरस का हो रहा है, ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए लगाई गई हैं, और ऊपर वाले में ऑक्सीजन का डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 वाले एग्जांपल की, सल्फर 8 S8। इसमें देखो सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर S8 है, सल्फर 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 से मिलकर बना होगा, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इधर आ जाओ, इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है, -2। तो मैंने कहा था किसी आयन के ऊपर जो आवेश होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, ठीक है। S2O3 -2। अब इसमें सल्फर का निकालना है, तो चलिए इसको मैं कैलकुलेट करता हूं ताकि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए। मैंने कैलकुलेशन करना सिखा रखा है और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको, कई बच्चों ने किए होंगे, कईयों ने नहीं किए होंगे, तो ध्यान दो। S2O3 -2, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है इसका। तो देखो S2, तो मैं इसको बोल दूं 2x, क्योंकि सल्फर का मैंने x माना और 2 सल्फर है तो 2x माइनस, देखो ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 के लिए हो जाएगा -6, तो -6 बराबर में -2 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास निकलता है 2x = ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 6, तो 2x = 6 में से 2 गया तो 4, तो x = प्लस का 4/2 यानी कि प्लस का 2। तो यहाँ पर सल्फर आ रहा है +2 में, इधर है -2 और इसमें आ रहा है +2। और कोई स्टार्ट करते हैं, 0 से -2 जा रहा है, 0 से -2 घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और 0 से ही +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी तत्व का अपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही तत्व के होते हैं, उन अभिक्रियाओं को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये अभिक्रिया, इसको देखो, ये रिएक्शन को देखो, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक ही तत्व का हो रहा है जो भी हो रहा है जो, तो इसलिए इसे भी हम असमानुपातन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है फ्लोरीन की बात करेंगे। अब हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं।
इसके बारे में दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शन शो करेगा, क्या फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। देखिए फ्लोरीन को छोड़ दो, बाकी अदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं करेगा। क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे रीजन होता है कि फ्लोरीन कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को पॉजिटिव शो नहीं करता। यानी कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो वो हमेशा -1 ही शो करता है, तो कभी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो किसी के भी साथ कंपाउंड बनाए। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ देखो फ्लोरीन F2, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लोरीन 0 है, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन क्या है, 0 है, क्योंकि हम जानते हैं फ्री स्टेट में कुछ भी होता है मॉलिक्यूल या एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ये मत कहना सर चेंज हो गई, देखो 0 से -1 में जा रहा है, 0 से, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए कम से कम, कितनी, 3। तो चलो एक तो हो गई 0 मान लिया मैंने। अब 0 से जा रहा है -1 में, फ्लोरीन की यहाँ पर कितनी है, -1, देखो फ्लोरीन के ऊपर माइनस है तो -1 है। और अब OF2 की बात करें तो यहां पर भी फ्लोरीन की -1 होगी, क्योंकि ऑक्सीफ्लोराइड की अगर हम बात करें OF2, याद करो मैंने बताया था फ्लोरीन हमेशा माइनस में रहेगा, ऑक्सीजन बल्कि प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑक्सीजन +2 में है और ये -1 में है। अब गौर करो, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरीन 0 से -1 में गया और यहाँ भी फ्लोरीन 0 से -1 में गया है, यानी कि फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शन शो नहीं करता। तो ये रिएक्शन पहली बात तो रेडॉक्स है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की तरफ से अगर हम देखें तो ना तो फ्लोरीन का अगर केवल रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। और अगर मैं कहूं कि ये रेडॉक्स तो है लेकिन डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के लिए क्या शर्त है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और एक उसी एलिमेंट का रिडक्शन होना चाहिए। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शन यानी कि असमानुपातन नहीं दर्शाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो था असमानुपातन। आपको याद रखना है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।